हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हर क्यूज का स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा पिछले क्यूज का क्वेश्चन था कि यदि सरल लोलक को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल दोस्त बढ़ेगा। ठीक है, इसी के साथ हम अगले डे के लिए क्वेश्चन करेंगे कि सर्वप्रथम महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। यानी महात्मा गांधी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा मैं अगले क्यूज में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। कौन थे? चगताई तुर्क। यानी मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक वस्तुतः थे तो चगताई तुर्क। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था किसने? बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किसने किया था? तो सैबानी खान ने। किसने? सैबानी खान ने। याद रखना, बाबर को भारत से पहले, यानी भारत में किसी ने नहीं हराया था। भारत से पहले बाबर जब था तुर्क में, तुर्की ये न था, तो वहाँ पर सैबानी ने इसको क्या किया था? पराजित किया था। कौन युद्ध में? तो सर ए पुल के युद्ध में, सर ए पुल के युद्ध में। ठीक है, कह रहे कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब, किसके बीच? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था तब बाबर। कौन? बाबर। यानी वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था, कौन था? बाबर। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ था वह पानीपत का प्रथम युद्ध था। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। नहीं, अच्छा, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? बाबर कि इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाना का प्रयोग, तोपखाना का प्रयोग। ठीक, अच्छा, बाबर द्वारा लड़े गया प्रमुख युद्ध कौन कौन सा था? तब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध 1529, घाघरा का युद्ध 1528 में ना, 1529 में। आज चंदेरी के युद्ध हुआ था 1528 में। अब फाटल घाघरा मरल 1530 में बाबर के मृत्यु। यानी घाघरा के युद्ध 1529 में और 1530 में बाबर के मृत्यु। कोई दिक्कत है? बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। यानी बाबर जब भारत में आया ना, उसके फलस्वरूप ही यानी भारत वाला जो क्षेत्र था भारत में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जो जिहाद की घोषणा किया था, वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था वह कौन सा? तो खानवा के युद्ध था। याद रखना, जिहाद शब्द का उल्लेख किया था, जिहाद की घोषणा किसने किया था? बाबर ने खानवा के युद्ध में। कौन युद्ध में? खानवा के युद्ध में। कब हुआ था? 1527 में। पानी पीकर खाना खाकर। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। यानी जो सैन्य जो था ना वह काफ़ी कुशल थे, यानी सक्षम थे हथियार चलाने में। ठीक, तो सैनिक कुशलता थी। ठीक है, मेवाड़ का राजा जिसने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था? तो राणा सांगा। यानी मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा सांगा, जिसे बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में हराया था। नहीं, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। यानी बाबर जो था सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण किया था कहाँ पर? तो काबुल में। कहाँ पर? काबुल में। वह मुगल सम्राट जिसने जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के। यानी कह रहा है कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से, यानी वह कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे
तो काबुल पंजाब एवं आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र है, यानी काबुल पंजाब एवं आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो काबुल पंजाब एवं आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वह था तब मेवाड़ एवं विजयनगर। वह राज्य कौन था? तब मेवाड़ एवं विजयनगर। कह रहा है कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, ये तो हो गया। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया था तब मेवाड़ एवं विजयनगर। ठीक है। अब मेवाड़ देखकर क्या ख्याल आया? जजिया कर से यही क्या था? मुक्त था क्षेत्र। ठीक है, मेवाड़ ना बुझा गई। और क्या सर? तब मेवाड़ एगो इसमें भी शिवाजी के जो था ना कर लगाया हुआ, वो भी मेवाड़ क्षेत्र से मुक्त था। ऐसे देखिए, तुजुक ए बाबरी यानी बाबर की आत्मकथा लिखी गई थी तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा इसी को कहते हैं। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी है। यह किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है। ठीक है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने। मीर बाकी ने क्या किया था? तो अयोध्या में किसका निर्माण किया था सर? तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? तो बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने। देखिए, कामरान उस्मान अस्करी तथा हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई था, तो उस्मान कौन था? उस्मान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में तिथि के अनुसार क्रम क्या है? तो सबसे पहले देवरा के युद्ध 1531 में, फिर चौसा के युद्ध 1539 में, अब बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 में, और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। 1555 ना, एकदम तेज हो गई हो। वे 2 शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 को कनौज के पास युद्ध हुआ था, वह कौन थे? तो शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने शिक्षा प्राप्त की थी तो जौनपुर से, यानी फरीद खां। शेर शाह के बचपन के नाम क्या था? फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। ठीक। अब फरीद खां कहाँ से शिक्षा लिया था? तो जौनपुर से। ठीक है। कह रहा है कि बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेर शाह जैसे मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था, शेर शाह सूरी। बाप रे बाप। यानी देखिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेर शाह जैसे मध्ययुगीन शासकों में सबसे उच्च शिक्षित यानी सबसे ज़्यादा शिक्षा भाई साहब शेर शाह सूरी के पास था। ठीक। वह सुल्तान जिसने पहले हजरते अल्लाह यानी हजरते अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, वह था शेर शाह सूरी। हजरते अल्लाह की उपाधि धारण किया था। हजरते अल्लाह की उपाधि धारण किया था। ठीक है। अभी बने रहिए इसी में। देखिए, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे तो राजस्व। कौन सुधार? राजस्व। शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार, ये सब सुधार था। ठीक। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत जिस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था वह है हुमायूं। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत जिस शासक द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का यानी सोने का सिक्का चलाया गया था तो हुमायूं द्वारा। किसके द्वारा? हुमायूं द्वारा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार अटैक कब किया था? 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में। शामूगढ़ का युद्ध हुआ था कब? 1658 ईस्वी में। पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाला क्वेश्चन। शामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में किसका युद्ध? तो शामूगढ़ का युद्ध हुआ था। शामूगढ़ का युद्ध हुआ था। अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था तो हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। किसने? हाजी बेगम ने। बहुत सुंदर। शुद्ध चांदी का रुपया शुरू किया था शेर शाह सूरी ने। यानी शुद्ध चांदी का रुपया किसने शुरू किया था? शेर शाह सूरी ने। बहुत सुंदर, बहुत माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। बताइए कि जो चांदी का टंका था ना, तांबे का जीतल था, तो टंका और जीतल का अनुपात कितना में होता था?
1:64 होता था। 1:48, 1:48, ठीक है। टंका और जीतल के अनुपात, ठीक है। तांबे का टंका और चांदी का टंका और तांबे का जीतल होता था। यानी कहने का मतलब है कि एक जो चांदी वाला टंका था ना, वह 48 जीतल के बराबर होता था। समझ में आ गया ना। देखिए, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर थी तो 64:1, 64:1। यानी इसमें था कि शेरशाह के अंतर्गत जो दाम चलाया जाता था ना, तांबे के दाम और सर क्या चलाया जाता था, तो तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर थी तो 64:1। कितना? 64:1। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। कहाँ? कालिंजर में। यानी शेरशाह सूरी की अगर मृत्यु की बात करें ना, तो कहाँ हुआ था? कालिंजर में, ठीक। अच्छा जी, शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था तो कालिंजर राज्य के विरुद्ध, अंतिम अभियान था तो कालिंजर के राज्य के विरुद्ध। मात्र एक मुट्ठी बाजारे में चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किसका है? शेरशाह सूरी का, ठीक है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किसका है? तो शेरशाह सूरी का। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह ने निर्माण करवाया था दिल्ली के किला ए कुहना मस्जिद का, दिल्ली के किला ए कुहना मस्जिद का, ठीक है। दिल्ली में पुराना, आइए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ किया था तो शेरशाह सूरी। पट्टा और कबूलियत की प्रथा किसने प्रारंभ किया था बच्चे? शेरशाह सूरी। पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम बनाई गई थी तो शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, इस्लाम शाह था। कौन सा? इस्लाम शाह था। यानी शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ इस्लाम शाह, और इस्लाम शाह ही था ना जो अपने सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 यानी 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। बहुत सुंदर, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगेगा। वह स्थान जहाँ पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था तो कलानौर, ठीक है। वह स्थान जहाँ पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, वह कौन सा स्थान था? कलानौर। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। राणा प्रताप को अपने अधीन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। पश्चिम बंगाल में हल्दी घाटी स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है दोस्त कि पश्चिम बंगाल हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहीं पर 1576 ईस्वी में अकबर और राणा सांगा के बीच हुआ था ना, कि राणा सांगा के महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ठीक है। जिसमें महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? हार हुई थी, ठीक। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान था। कौन था? हकीम खान था, ठीक है। हकीम खान था, ठीक है। यानी जो जनरली लड़का जानता है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, अकबर के हार हो गई, बात खत्म। लेकिन पूछ दिया है पेपर में क्या कि महाराणा प्रताप के जो सेनापति था ना, तो वो कौन था हल्दी घाटी के युद्ध में? तो कौन था? हकीम खान, ठीक है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था कछवाहों से। कौन? कछवाहों से। चिश्ती संत की दरगाह जहाँ पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह था। कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह था। अजमेर ना हो, कोई दिक्कत? राजस्थान अजमेर, ठीक। अदम खां, बैरम खां, बाज बहादुर एवं पीर मोहम्मद खां में से वह जिसने अकबर ने स्वयं मारा था। यानी वह कौन था जिसे अकबर स्वयं मारा था? उसको अदम खां। कौन था? अदम खां। अब बैरम खां तो अकबर का संरक्षक था, तो वहीं कैसे मार देगा? ठीक है।
उसे प्यार से बाबा कहा जाता है, यानी बैरम खां को प्यार से बाबा कहा जाता था। अच्छा, राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी वह था मेवाड़। कह रहा है कि राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी वह था क्षेत्र मेवाड़। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया मारवाड़ के राव चंद्रसेन थे। यानी मारवाड़ के जो राव चंद्रसेन थे ना, वह ऐसा राजपूत शासक थे जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का युद्ध जारी रखा। ठीक, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी कौन? तो मंडला अथवा गोंडवाना की। कह रहा है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली एकमात्र औरत थी जो दुर्गावती रानी उसका नाम था। ठीक है, तो वह कहाँ की रानी थी? तो मंडला अथवा गोंडवाना का। कहाँ के? मंडला अथवा गोंडवाना की। बहुत सुंदर। अबुल फजल की मृत्यु हुई शहजादा सलीम के कारण। शहजादा सलीम के कारण अबुल फजल की मृत्यु हुई। ठीक है, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य हैं तो प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता और सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं धार्मिक नीति। ठीक है, ये सब अकबर को राष्ट्रीय सम्राट के सिद्ध करने में सहायता की। अकबर के लोकप्रियता के कारण क्या था? तो मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार, यही सब अकबर की लोकप्रियता का प्रमुख कारण था। ठीक, वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था तो अकबर जो था तीर्थ यात्रा पहले तो 1562 ईस्वी में अपने को हरम दल से मुक्त किया, 1563 में क्या किया कि तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, और 1564 में जजिया कर समाप्त किया। कोई दिक्कत है? 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया और 1578 ईस्वी में इबादत खाना में सभी धर्मों की अनुमति। कोई दिक्कत है? 1580 में दीन ए इलाही की स्थापना किया। 1581 में ना 1581 में दीन ए इलाही की स्थापना, इलाही समवत की स्थापना कब कर दिया? तो 1583 से 1583 इलाही समवत की। कोई दिक्कत है? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। अकबर के जन्म 1542 ईस्वी में। कोई दिक्कत है? 15 अक्टूबर ना 1542 ईस्वी में अकबर के जन्म हुआ था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब में से वह बादशाह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है तो अकबर जो था इसको निरंकुश कहा जा सकता है। ठीक है, वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली बंध्या हो तो अकबर जो था वह ऐसा आदेश दिया था, उसका ऐसा मानना था कि आदमी को एक ही औरत से विवाह करना चाहिए और तभी दूसरी औरत से विवाह करना चाहिए जब पहली बंध्या हो यानी बांझ हो। ठीक है, हाँ, और ओकर खुद के 3-4 गो बीवी रहे तो क्या कहबो वैसन। उहे बा कि सब चीज़ कह के लास्ट में प्रवचन ना। अकबर के बारे में सत्य कथन है। अकबर के बारे में सत्य कथन है तो अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। सही बात है। अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। अरे बाप रे बाप, लड़का जब लड़का लड़की चाहिए सन तब बियाह कर सकल सन। ये ऐसा अकबर के शासनकाल में चलत रहे। ये कहले रहे, बढ़ावा देले रहे कि बबुओ जिसको माने तुमको मन है, जिसको मन है कि हमको जब शादी करना है तो लड़का लड़की स्वतंत्र है, अपना कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा जी, बहुत ही सब में आगे रहे ना अकबर। अकबर का शासन जाना जाता है तो क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। ठीक है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था तो मीर बख्शी जो था ना सैनिक विभाग का क्या था? प्रमुख था। ठीक है, जहाँ लेण ना प्रमुख हो जा, हाँ हो जा लेण प्रमुख। ठीक, वैसा ही जैसे है तो अकबर के शासनकाल में जो मीर बख्शी था ना वो सैन्य विभाग का प्रमुख था। सैन्य विभाग के
अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी तब मनसबदारी व्यवस्था पर, किस पर? मनसबदारी व्यवस्था पर। यानी जो सैन्य व्यवस्था थी ना बची, वह मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। अब मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? बताओ भाई साहब कमेंट में। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। मनसबदारी प्रथा का मतलब होता है कि मनसब, ठीक है। मनसब का मतलब होता है कि मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता था कि सैनिकों को उसकी क्या बोला जाता है, योग्यता के आधार पर रखा जाता था सैन्य विभाग में, ठीक है। नहीं होता है कि इसको इस चीज़ में नॉलेज है या ज्ञान है तो उसके उस वरीयता के आधार पर, ठीक है, वरीयता के आधार पर पदों का बंटवारा होता था, ठीक है। मनसबदारी प्रथा था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था कौन सा? गुफ्फर खां, हो मुजफ्फर खां, मुजफ्फर खां। यानी अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मुजफ्फर खां था। कौन था? मुजफ्फर खां था, ठीक। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से। वह कहाँ से? मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों का, 20 घोड़ों का। जब्ती, दसाला नमक तथा कानकुट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है वह दहसाला था। कौन था? दहसाला था। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने ए दहसाला पद्धति निर्मित की गई थी तो टोडरमल द्वारा। किसके द्वारा? टोडरमल द्वारा। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति निर्मित की गई थी तो टोडरमल द्वारा। किसके द्वारा? टोडरमल द्वारा। जब्ती प्रणाली उपज थी तो अकबर की। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य नैरंतर्य की कड़ी था तो टोडरमल। कौन था? भू राजस्व व्यवस्था में शेरशाह एवं अकबर के मध्य के निरंतर की कड़ी क्या था? तो टोडरमल। अकबर ने दीवान ए इलाही प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। कब? 1582 ईस्वी में। इलाही समोत 83 में, ठीक। इलाही समोत 83 में, ठीक है। अब तक इतना ही दोस्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम लोग चलते हैं। आइए दोस्त आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि हाँ, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ मंगलोआइड जनों से है। किससे है? मंगलोआइड जनों से। यानी ये पीले वर्ण के, यानी पीले वर्ण मतलब पीले रंग के होते हैं, तिर्यक नेत्र के होते हैं, तिरछी आंखों वाले होते हैं, उठी हुई कपोल अस्थि होते हैं और छुटपुट केस होते हैं और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। ये सब मंगलोआइड होते हैं। क्या होते हैं? मंगलोआइड जनों से संबंधित होते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है जिसे मंगलोआइड कहते हैं। उत्तर पूर्वी कहने का मतलब है जो सिक्किम 7 सिस्टर है ना भाई साहब, सिक्किम, मेघालय, असम, इस सब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इस सब एरिया में मंगलोआइड जनजाति पाया जाता है। कौन सा? मंगलोआइड। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है जिसे मंगलोआइड कहा जाता है। देखिए, इरुलर, खासी, संस्थाल एवं थारू में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है? तो संथाल। कौन सी? संथाल, ठीक। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है कहाँ पर? तो दक्षिण भारत में। यानी दक्षिण भारत में द से दक्षिण और द से द्रविड़, ठीक है। द्रविड़ियन प्रजाति अगर कहेगा ना कि कहाँ पर संकेंद्रित हैं तो दक्षिण भारत में। किस में? तो दक्षिण भारत में, ठीक। कहता है कि भारत में जो एकमात्र मानवाभ कॉपी पाया जाता है वह है असम का श्वेतभव गिबन। असम का श्वेतभव गिबन, यानी भारत में जो एकमात्र मानवाभ कॉपी पाया जाता है वह है असम का श्वेतभव गिबन, ठीक। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह है हरियाणा एवं पंजाब। यानी हरियाणा एवं पंजाब में
कोई भी जनजातीय निवास नहीं करता है, कोई भी जनजातीय निवास नहीं करता है। ठीक है। अच्छा जी, जनजाति और मूल राज्य, जनजाति और मूल राज्य। ठीक है। जनजाति में सर थारू जनजाति, कौन सी जनजाति थारू जनजाति कहाँ पर पाया जाता है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड भोटिया जनजाति कहाँ पर? सिक्किम में। भोटिया जनजाति सिक्किम में। अब मुंडा कह देगा तो झारखंड में झारखंड में। यानी मुंडा जनजाति कहाँ पर? झारखंड में। वह जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, थारू जनजाति। यानी वह जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, कौन सी जनजाति है? थारू थारू जनजाति। थारू लोगों का निवास है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार। लिंबू जनजाति कहाँ पर? सिक्किम में पाई जाती है। लिंबू जनजाति सिक्किम में। कार्बी जनजाति असम में। कार्बी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? असम में। अच्छा, डोंगरिया कोंद जनजाति उड़ीसा में। डोंगरिया कोंद जनजाति उड़ीसा में। अब बोंडा जनजाति उड़ीसा में। बोंडा जनजाति उड़ीसा में। कह रहा है कि अबोर, गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन है? तो गद्दी। कौन है? गद्दी। गद्दी जनजाति हैं। गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। गद्दी जनजाति कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। संथाल निवासी कहाँ के हैं? तो पूर्वी भारत के। संथाल निवासी कहाँ के हैं? पूर्वी भारत के। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। देखिए, भूटिया, भुक्सा, जौनसारी एवं थारू में से ऋतु प्रवास किया करते हैं तो भूटिया। कौन सा? भूटिया। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। यानी बोडो निवासी कहाँ के हैं? गारो पहाड़ी के। ठीक है। गारो जनजाति है मेघालय, असम एवं मिजोरम में। गारो जनजाति कहाँ पर? मेघालय, असम और मिजोरम में। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में। ठीक ना। चेंचू, लेप्चा, डफला एवं डाफर जनजातियों में से केरल में कौन सी जनजाति केरल में पाई जाने वाली जनजाति है? तो चेंचू। अगर चेंचू जनजाति कहेगा ना तो केरल में। चेंचूस पाया जाता है आंध्र प्रदेश में भी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। लेप्चा सिक्किम। लेप्चा जनजाति सिक्किम। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति। पहले था इससे पहले कौन था? गोंड। अब क्या हो गया? भील जनजाति। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछ देगा तो भील जनजाति। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो पश्चिमी में, पश्चिमी घाट में। कहाँ पर? पश्चिमी घाट। यानी कहने का मतलब है कि नीलगिरी के पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरला साइड में पड़ता है। ठीक है। संथाल, मुंडा, भील एवं थारू में से एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती हैं वह है मुंडा जनजाति। कौन? सरहुल। सरहुल त्यौहार कहाँ के है? तो झारखंड के। झारखंड में ही मुंडा जनजाति पाई जाती है। बिरसा मुंडा को धरती बाबा या चमत्कारी बाबा। कौन बाबा? चमत्कारी बाबा। ठीक है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है कौन सी? तो थारू। कौन सी? थारू। यानी उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कह देगा तो थारू। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक के प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। घाटियाँ जो होती हैं कटकों की अपेक्षा क्या होती हैं? ठंडी होती हैं। करे कि भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड में। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में। खासी जनजाति गारो खासी मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। गारो खासी जयंतीय जनजाति मेघालय में। संथाल पूछेगा तो झारखंड में, और टोडा पूछेगा तो तमिलनाडु नीलगिरी की पहाड़ियों में। नहीं, मज़ा आ रही है ना? ठीक, आराम से देखते जाइए, सुनते जाइए। बिहू कहाँ की है? आसाम के। आसाम के क्या है? बिहू। यानी आसाम के त्यौहार क्या है? देखिए, त्यौहार आ गया राज्य, तो बिहू कहाँ का त्यौहार है? आसाम के। ओणम केरल का त्यौहार है। तमिलनाडु का पोंगल त्यौहार है। और पंजाब का वैशाखी। पंजाब का? अच्छा जी। गोवा के मुख्य भाषा क्या है? तो कोकड़ी। मेघालय के मुख्य भाषा खासी। और सिक्किम के मुख्य भाषा भोटिया। सिक्किम के लेप्चा और भोटिया दो मुख्य भाषा है। क्या है? मुख्य भाषा है। ठीक है। अंगामी कहाँ के है? तो नागालैंड के है। ठीक है। अंगामी जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो नागालैंड में। आपातानी अरुणाचल प्रदेश में। मुखौटा नृत्य कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में। यांग्यापदारा अरुणाचल प्रदेश में। यांग्यापदारा। बोमडिल्ला
अरुणाचल प्रदेश। दरहा आपातानी अरुणाचल प्रदेश में। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। या भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आ गोंड जनजाति हो तो मध्य प्रदेश में। ठीक। अब भारत की पूछ देगा कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड, आ पहली तो भील जनजाति। भील जनजाति। भील जाति पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है जौनसारी, टोडा, खस्ट, कोटा, बोटा, तियाना, इरावा एवं नायरा जनजातियों में। ठीक। अच्छा, भील कहाँ कौन से राज्य में निवास करती हैं? तो राजस्थान, गुजरात में भील, संस्थाल झारखंड में, राजी उत्तराखंड में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बा? राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ बा? उत्तर प्रदेश में। कहाँ बा? कि राजा जी उत्तराखंड में। राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है भाई साहब? उत्तराखंड में। और आई कह दी ना कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बा? तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ बा? बहुत बहुत बढ़िया। बिरहोर जनजाति कहाँ पर? झारखंड में पाई जाती है। बिरहोर जनजाति कहाँ पर? झारखंड में। भूटिया जनजाति सिक्किम में। भूटिया जनजाति सिक्किम में। टोडा जनजाति तमिलनाडु। टोडा जनजाति तमिलनाडु। सेंटिनेली, सेंट मार के घूमेली तो सेंटिनेली। कौन नेली? सेंटिनेली। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सहरिया जनजाति राजस्थान में। सहरिया जनजाति राजस्थान में। हाल में चर्चा में था सहरिया जनजाति। कहाँ की है? राजस्थान के। अंडी ओपोर तिपी, अंडी ओपोर तिपी नाम के प्रचलित विवाह किससे संबंधित है? तो हो आदिवासी समुदाय से। यानी अंडी विवाह के एगो किस्म है, विवाह एकरा में होला। तब वो में पूछा कि तार विवाह अंडी में है कि ओपोर तिपी में कि ओपोर तिपी में? हाँ भाई साहब, ये विवाह के किस्म है। तो उधर पूछता है कि आपका विवाह अंडी में हुआ है? तो नहीं, बंडी में हुआ है। कहने का मतलब बंडी नहीं। देखिए, ओपोर तिपी ये विवाह के किस्म है दुगो, अंडी आ ओपोर तिपी ये विवाह के दुगो किस्म है। आई हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। कौन सा? हो आदिवासी। तोर विवाह हो तो कहे का मतलब कि हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, जौनसारी कहाँ के है? तो उत्तराखंड के। जौनसारी उत्तराखंड के। आ भील मध्य प्रदेश के। आ पहाड़ी कोरबा जसपुर। आ बैगा मंडला सहरिया ग्वालियर। ठीक है, तो इतना ही पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा याद करने में। ठीक है, इसी तरह से आप प्यार दुलार बरसाते रहिए। अपने दोस्तों और ग्रुप के पास शेयर तो कम से कम कर दीजिए। दोस्त आपके पास भी तो ग्रुप वाले होंगे कि एकदम खाली जेब है। ठीक है, अगर ग्रुप वगैरह होगा तो उसमें शेयर करें, लाइक भी करते जाइए, इसमें कंजूसी ना कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लाइक करने के लिए बोल दो भाई साहब से।